काउंटिंग सेमाफोर एक बचा हुआ था ना, उसको हम लोग यस सर। टुडे वी डिस्कस द न्यू टॉपिक, इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर डिस्कशन। डेडलॉक, now before discussion of the concept deadlock, we already have a concept of deadlock. डेडलॉक आप एक बार डिस्कस हो चुका है। बेसिकली यहाँ जब डेडलॉक हम लोग डिस्कस करेंगे तो डेडलॉक के में कॉन्सेप्ट क्या है, दो चीज का कॉन्सेप्ट है। एक है आपका, दो कंपोनेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है, एक हो गया आपका प्रोसेस और दूसरा हो गया रिसोर्स। सपोज पी आई एंड आर I, where I is equal to 1, 2 up to n. n number of resource हो सकता है, n number of process हो सकता है। तो why we discuss deadlock? Because we have to execute our process in a safe state. तो आपको सिस्टम में प्रोसेस को सेफ स्टेट में एग्जीक्यूट कराने के लिए सर्टेन एल्गोरिथम फॉलो करना होगा। तो that algorithm is works as the work to avoid deadlock situation, यानी किसी भी तरह का डेडलॉक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए we use that algorithm to generate the safe sequence of the process। हमारा प्रोसेस का सेफ सीक्वेंस हमारा जनरेट हो, इसके लिए we just use that algorithm, like Banker's algorithm you already discussed as a deadlock avoidance algorithm। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम में हम लोग डेडलॉक को देखते हैं। So basically we discuss about the resource allocation graph when we discuss the deadlock. So resource allocation graph, that means anytime process request for the resource, always process जो है वो resource के लिए request करता है। और जब सामने बैठ जाओ ना, हमको ऐसे देखना नहीं पड़ेगा, सामने देखें। तो आपका जो प्रोसेस है ऑलवेज परफॉर्म सर्टेन वर्क। प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस हमेशा प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स, और रिसोर्स जब आपका है हमेशा रिसोर्स इज असाइन टू द प्रोसेस। ये दो हमारा जो है फंक्शनिंग होता है। प्रोसेस कभी भी प्रोसेस क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स के लिए, और रिसोर्स जो है वो असाइंड होता है प्रोसेस को। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग डायग्रामेटिक देखेंगे तो अब यहाँ पर जो है आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कुलर चेन। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोसेस एंड स्क्वायर इज यूज्ड फॉर रिसोर्स व्हेन वी डिस्कस द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो ये जो सर्किल आप यूज करते हैं, ये सर्किल इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रोसेस, एज लाइक इन फ्लो चार्ट वी जस्ट यूज सर्टेन सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। तो ये प्रोसेस के लिए है, ये रिसोर्स के लिए है। तो जब भी आपका ये दोनों इमेज या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें जो भी कंपोनेंट होगा, ये प्रोसेस होल्ड करेगा प्रोसेस नंबर, रिसोर्स होल्ड करेगा रिसोर्स नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकता है, आई का वैल्यू आपका 1 to n तक हो सकता है, नंबर ऑफ रिसोर्स भी हो सकता है। तो रिसोर्स के कॉन्सेप्ट में इंस्टेंस का इंपॉर्टेंस है, यानी कि व्हेन वी डिस्कस द रिसोर्स वी हैव टू डिस्कस द इंस्टेंस, एंड दैट इंस्टेंस इज आइदर सिंगल और मल्टीपल। आपका इंस्टेंस सिंगल हो सकता है, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई सिंगल कंपोनेंट होगा या मल्टीपल कंपोनेंट होगा। जैसे एक प्रिंटर हो सकता है, एक से अधिक 2-3 प्रिंटर हो सकता है। एक प्रिंटर होगा तो यू हैव टू मैनेज द पर्टिकुलर, चलो यू हैव टू मैनेज द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल प्रिंटर, यानी कि अगर प्रिंटर बिजी होगा तो दूसरा कमांड नहीं जनरेट हो पाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टीपल इंस्टेंस द रिसोर्स इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टेंस। So if the single instance is already occupied by certain process, no other process get chance to allocate that resource। तो इसलिए हम लोग डेडलॉक को अवॉइड करने का एक तरीका ये भी है कि इंस्टेंस को बढ़ा दिया जाए।
तो इंस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं। तो व्हेन वी डिस्कस द डेडलॉक, तो बेसिक हमारा एस्पेक्ट क्या है, डेडलॉक को अगर देखा जाए तो ये ऐसा हो सकता है कि कोई भी प्रोसेस जब आपका यूज हो रहा हो, तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अगर किसी रिसोर्स को 2 से अधिक प्रोसेस यूज करना चाह रहा है, तो कोई ना कोई प्रोसेस कोई ना कोई रिसोर्स को होल्ड कर रहा होगा। जिस रिसोर्स को वो प्रोसेस होल्ड कर रहा होगा, वो रिसोर्स दूसरे प्रोसेस को तब तक नहीं एलोकेट होगा, जो हम लोग पढ़ लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्रिटिकल सेक्शन में। तो वो आपका रिसोर्स तब तक, दैट मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ 2 or more processes, ठीक है, 2 or more processes is blocked because each process holds some resource and waits for another resource held by some other process। इसको डायग्रामेटिक भी देख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, देयर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कि रिसोर्स इज डिस्प्ले बाय द स्क्वायर एंड प्रोसेस इज डिस्प्लेड बाय द रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल। तो सपोज करो कि वी हैव 2 प्रोसेस P1, there is 2 process P1 and P2, and there is again 2 resources, we have R2 and R1। तो these are the 2 resources, यानी कि प्रोसेस हमारे पास 2 है, प्रोसेस हो गया P1 और P2, रिसोर्स हमारा जो है वो 2 है, वो हो गया R1 और R2। अब क्या है कि P1 is already use the resource R2 and यानी कि P1 is request for the R2 and R2 is already assigned to P2 and P2 is request for R1 and R1 is already assigned to P1। Now this, in this particular diagram, how it is represented, so let's see here, P1 is P1 to R2। if you mention P1 to R2, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, अगर हम यहाँ देखें P1 to R2, तो देयर इज एज, ये एज है आपका, इस एज को क्या बोलेंगे, देयर इज P1 to R2, देयर इज R2 to P2, डायरेक्शन जैसे है, and then again there is P2 to R1 and there is R1 to P1। Now see, whenever any process is directed towards a resource, then that age is known as request age। This is known as request age, that means this age is the request age। यानी कि जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो वो आपका क्या होगा, रिक्वेस्ट एज, और जब भी कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट होगा तो दैट इज नोन एज असाइनमेंट एज। So there are 2 types of age along with this process and resource, we have 2 types of age। one age is known as request age। request age किसको कहेंगे, जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो उस एज को रिक्वेस्ट एज करेंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब प्रोसेस का डायरेक्शन रिसोर्स की तरफ होगा तो रिक्वेस्ट एज, जब रिसोर्स का डायरेक्शन प्रोसेस की तरफ होगा तो असाइनमेंट एज। ये 2 तरह का एज है, असाइनमेंट एज, अगेन हियर रिक्वेस्ट एज and assignment age। it is clear because this topic is already discussed। हाँ ठीक है। so you can say this is the you can say the session of the deadlock। why it is the session of the deadlock, because some process is waiting for some resource and some resource is already occupied and utilized by certain process। यानी P1 is requested for R2
and P2 is utilize that R2, and again P2 is demanding or requesting for R1 and R1 is already assigned to P1. यानी कि ऐसा सिचुएशन जब भी कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रहा हो, रिसोर्स का वेट कर रहा हो, और वो रिसोर्स कोई दूसरा प्रोसेस अवेल कर रहा हो, तो ये कंडीशन हमारा क्या होगा? दिस इज द कंडीशन फॉर डेडलॉक. अब यहाँ पर क्या क्या है? P1 आपका रिसोर्स 1 को होल्ड कर रहा है, रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है. P2 आपका जो है वो रिसोर्स 2 को होल्ड कर रहा है, रिसोर्स 1 को के लिए वेट कर रहा है. इसका मतलब है दोनों में से कोई भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट अभी नहीं है, कोई ना कोई रिसोर्स का वो वेट कर रहा है. यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे का रिसोर्स का, माने दोनों एक पर्टिकुलर रिसोर्स का वेट कर रहा है जो दोनों ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. यानी P1 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको P2 अवेल कर रहा है, और P2 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको P1 अवेल कर रहा है. दैट मीन्स दिस इज द पर्टिकुलर कंडीशन इन विच डेडलॉक अकर if P1 never release P2, ठीक है ना. P2 को अगर रिलीज नहीं करे, P2 R2 को रिलीज नहीं करे, P1 R2 को के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और P2 आपका R2 अवेल कर रहा है, तो अगर P2 R2 को रिलीज नहीं करेगा तो P1 को R2 से रिलेटेड वर्क पूरा नहीं हो पाएगा. अब यहाँ इसी सीक्वेंस में आपका कंडीशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन काम करता है. क्रिटिकल सेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी R2 को अगर P2 अवेल कर रहा है तो वो रिसोर्स जो है वो P2 के लिए क्या है? क्रिटिकल सेक्शन है. जब तक P2 उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर यानी रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा तब तक P1 उस P1 का रिक्वेस्ट जो है अप्रूव नहीं हो सकता है. तो दिस इज द पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें ये रिक्वेस्ट एज और असाइनमेंट एज हमारा जनरेट होगा. नाउ देयर इज सर्टेन कंडीशंस, जैसे हम लोग कंडीशंस फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया डिस्कस किए. So there is also in process synchronization also we have to check out certain condition like mutual exclusion, progress, ये सारा चीज चेक कर रहे थे. तो यहाँ पर भी certain conditions we check. सबसे पहला conditions क्या है? Conditions for deadlocks. Anyone already discuss है ये? Yes sir. Mutual exclusion, no preemption. Yes. 4 conditions is there. Hold and wait. Yes. And mutual exclusion. Then no preemption. Hold and wait. Then no preemption. Yes. Circular wait. That's circular wait. अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? ये म्यूचुअली अगर एक प्रोसेस अवेल कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसके लिए वेट करेगा. दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. होल्ड एंड वेट का मतलब अगेन इट इज आल्सो रिलेटेड विद दैट. होल्ड एंड वेट का मतलब कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट करेगा और होल्ड यानी कि जब वो रिलीज होगा तो उसको होल्ड करेगा. तो होल्ड एंड वेट प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. नो प्रिम्पशन यानी कि बीच में से किसी रिसोर्स को हम प्रिम्प्ट नहीं कर सकते. यानी कि अगर कोई रिसोर्स यूज हो रहा है, कोई प्रोसेस यूज कर रहा है, तो उसको बीच में से हम अगर प्रिम्प्ट कर देंगे तो पार्ट ऑफ द जॉब इज इनकम्प्लीट. तो नो प्रिम्पशन यानी प्रिम्पशन इज नॉट अलाउड. सर्कुलर वेट ओब्वियसली है कि अभी अगर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है, दूसरा प्रोसेस उसको रिक्वेस्ट करेगा तो उसका रिक्वेस्ट तभी अप्रूव होगा जब पहला प्रोसेस उसको रिलीज करेगा. So what do you think? Anyone give any example related to the mutual exclusion? Because you already discussed that. Mutual exclusion का कोई एग्जांपल दीजिए. जैसे हमने प्रिंटर का एग्जांपल लिया. प्रिंटर के केस में ऐसा होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक प्रिंट जॉब दे दिया तो दूसरा प्रिंट जॉब तब तक नहीं होता है जब तक कि आपका पहला जॉब नहीं होता है. लेकिन ये मोटिव किसके लिए है? ये स्ट्रेटजी किसके लिए? जहां पर सिंगल इंस्टेंस होगा. अगर इंस्टेंस एक से अधिक है, मल्टीपल इंस्टेंस होगा, उस केस में क्या होगा? एक साथ 2 प्रिंट हो सकता है कि नहीं? तो ये आपका कंडीशन जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का है
ये प्रिंटर के केस में कब होगा? जब सिंगल रिसोर्स होगा। इफ यू हैव मल्टीपल रिसोर्स यानी मल्टीपल प्रिंटर, देन दैट मल्टीपल प्रिंटर गेट्स यानी कि कमांड फॉर प्रिंटिंग एनी जॉब, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी प्रिंटर कलेक्ट्स द कमांड जनरेटेड बाय द सीपीयू, बिकॉज ईच कमांड इज जनरेटेड फॉर सेपरेट प्रिंटर, डिफरेंट प्रिंटर, नॉट फॉर द पर्टिकुलर प्रिंटर। तो दैट देयर इज ए कंडीशन फॉर इंस्टेंस मतलब इनहांसमेंट। तो अगर इंस्टेंस इनहांस है, एक से अधिक है, सिंगल नहीं है, तब उस केस में आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जरूरत नहीं होगा। अगर सिंगल इंस्टेंस है, सिंगल रिसोर्स है, तब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जरूरत पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि डेडलॉक होने के लिए कम से कम एक इंस्टेंस तो होना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकता है। तो एक से अधिक जब होगा तब उस केस में डेडलॉक का संभावना कम होगा, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन किए बिना भी आप काम चला सकते हैं। यानी कि अगर सिंगल इंस्टेंस को हम देखें तो यहाँ पर आपका कोई भी, आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिसोर्स ही नहीं हो। तो जब रिसोर्स ही नहीं होगा तो उसके लिए डेडलॉक का कोई केस नहीं बनेगा। मान लेते हैं कि हमको कलर प्रिंटिंग करना है, कलर प्रिंटर ही नहीं है, तो कि हर प्रोसेस अगर कलर प्रिंटिंग का कोशिश भी करेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलेगा, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। तो वहां उसको डेडलॉक में कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर किसी कोई पर्टिकुलर ऐसा रिसोर्स हो ही नहीं जिसका डिमांड किया जा रहा है, तब उस केस में कोई डेडलॉक उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्रिंटर, बिकॉज इट इज गुड एग्जांपल कि इफ यू हैव सिंगल इंस्टेंस ऑफ प्रिंटर, यानी कि सिंगल अगर प्रिंटर होगा, देन दैट प्रिंटर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर पर्टिकुलर कमांड। तो जो एक प्रोसेस के लिए कमांड जनरेट हो जाएगा तो वो प्रोसेस उस कमांड को कंप्लीट कर लेगा। प्रिंटर जब तक उस प्रोसेस के लिए जो कमांड जनरेट हुआ उसको कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक दूसरा प्रोसेस का वो कमांड रिसीव नहीं करने के होगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नाउ इन दिस सेम केस व्हाट इज द एक्सक्लूजन, देन म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहला तो रिसोर्स होना चाहिए। दूसरा, ये रिसोर्स एटलीस्ट अगर एक रिसोर्स है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा इंस्टेंस बढ़ा दीजिएगा तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जरूरत, हाँ, लेकिन जब इंस्टेंस बढ़ा दीजिएगा, 2 प्रिंटर रखे हैं, लेकिन फिर कलर प्रिंटर को भी आप एक से अधिक देना चाहेंगे, अगेन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। यानी कि आप बढ़ा दिए, इंस्टेंस तो बढ़ा दिए, प्रिंटिंग जॉब आप डिवाइड कर दिए, लेकिन प्रिंटिंग में अगर आप सेम प्रिंटर को फिर से 2 बार काम करना, तब होल्ड एंड वेट करना होगा, ठीक है ना। तो दैट इज द पर्टिकुलर कंडीशन फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या क्या पॉइंट होगा बताइए? पहला पॉइंट और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए कंडीशंस, तो बाय दिस कंडीशन, ठीक है ना, सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए आपका? देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 रिसोर्स, कम से कम एक रिसोर्स होना चाहिए, रिसोर्स विच कैन बी used by one process at a time। दूसरा कि ऐसा हो सकता है कि रिसोर्स ही आपका अवेलेबल नहीं हो, तो जब रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तब उस केस में क्या होगा? तो इफ there exist no resource, then deadlock will never occur। And third case is, you can take example of any, for example you can take the example of printer here। प्रिंटर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। पहला चीज कि एटलीस्ट एक रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है ना, और वो रिसोर्स कोई एक प्रोसेस उसको एट ए टाइम यूज कर सकता है। दूसरा कि अगर कोई रिसोर्स नहीं होगा तो डेडलॉक नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पास सिस्टम हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, लेकिन प्रिंटर नहीं हो, तो आप कभी प्रिंट कमांड देंगे ही नहीं।
So if you have no resource, then no deadlock condition will occur. If there is a resource, then only the resource handling problem occur. अगर रिसोर्स ही नहीं होगा तो आप कोशिश ही नहीं करिएगा, ठीक है ना। आपके पास दो हाथ की जगह एक हाथ होगा, दूसरा हाथ का ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, तो यू नेवर ट्राई फॉर दैट हैंड, ठीक है ना। तो यू ऑलवेज ट्राई टू यूज द सेम हैंड, ठीक है ना। इफ यू हैव 2 लेग, देन यू डोंट गो फॉर द 3 लेग। इंस्टेंस इज फिक्स हियर, तो मल्टीपल आपके पास 2 ही लेग है, 2 ही का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर उस 2 में एक मिसिंग हो जाए तो आप कभी भी दूसरे को कमांड नहीं देंगे, आप कोशिश करेंगे पहला ही आगे बढ़ते रहे, दूसरे के लिए ऑप्शन खोजेंगे। तो यहाँ कंडीशंस है कि अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो डेडलॉक का भी कंडीशन नहीं होगा। दैट मीन्स अब इसको ऐसे भी समझिए, अगर यहाँ से आपको गांधी मैदान जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, हाँ कैसे जाइएगा, फिर सोचिएगा ही नहीं कि इधर जाना भी है हमको, फिर आप सोचिएगा कि यहाँ से पहले उस जगह जाएं जहां से गांधी मैदान जाने का रास्ता है। तो यस, अगर आप गांधी सेतु नहीं है, जेपी सेतु नहीं है, तो आप सोचेंगे नहीं कि यहाँ से हाजीपुर कैसे जाना है, आप ये सोचेंगे कि हाजीपुर जाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा पहले। That means whenever there is no resource, why I discuss these things, because whenever inside the system you have no resource, then no deadlock condition will occur over there. Deadlock तभी होता है जब रिसोर्स है और रिसोर्स के लिए नंबर ऑफ प्रोसेस अप्रोच कर रहे हैं। तो अप्रोच occur only when the resources is there. If there is no resource, no deadlock will occur. So that is the condition for mutual exclusion. Mutual exclusion का जरूरत कब पड़ेगा, जब रिसोर्स होगा। जब रिसोर्स ही नहीं है तो उसमें एक या दो या कोई नंबर ऑफ n नंबर ऑफ प्रोसेस कोई अप्रोच नहीं करेगा। तो यहाँ प्रिंटर इसलिए लिए है कि आपके सिस्टम में प्रिंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ऐसा एक्सेसरीज, ऐसा डिवाइस है जो आप ऑप्शनल मान के चलते हैं। इफ यू नीड इट देन यू कैन इंस्टॉल इट, एड इट विथ योर सिस्टम, अदरवाइज यू जस्ट यूज द प्रिंटिंग ऑपरेशन एनीवेयर, ठीक है ना, वेयर द प्रिंटर इज अवेलेबल। दैट्स वाई ये आपका ऑप्शनल रिसोर्स है, लेकिन मॉनिटर को नहीं रख सकते हैं। मॉनिटर तो कम से कम एक चाहिए, चाहे वो डेस्कटॉप का यूज करिए, चाहे लैपटॉप यूज करिए, या एलसीडी यूज कीजिए, एलईडी यूज कीजिए, प्लाज्मा यूज कीजिए, सीआरटी मॉनिटर यूज कीजिए, लेकिन कोई मॉनिटर होना चाहिए जहां पर आप विजुअलाइज कर सके, कोई चीज देख सके। तो यहाँ मॉनिटर को नहीं ले सकते एग्जाम्पल, प्रिंटर को लिया जा सकता है। और कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसको लिया जा सकता है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता आपके सिस्टम में? रैम को ले सकते हैं? रैम को नहीं ले सकते। रैम को इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका बूट ही नहीं होगा। आपको इनिशियली प्राइमरी मेमोरी, मतलब आपके पास सब रिसोर्स है, आपका रैम अगर गड़बड़ है तो फिर उसके लिए अलग अलग हॉस्पिटल बना हुआ है रैम को सही करने के लिए, ठीक है ना। तो पावर ऑन भी हो जाएगा, ठीक है, आपके पास सब रिसोर्स, बोल तो रहे हैं, हार्ड डिस्क हो, सब रिसोर्स हो, लेकिन आपका जो मेन रिसोर्स प्राइमरी मेमोरी अगर गायब हो गया तो ये प्राइमरी मेमोरी सब फेच का काम करता है। आपका बैग कहाँ रखा हुआ है, आपका कलम कहाँ है, आपका नोट्स कहाँ है, ये कंट्रोल जनरेट होने के बाद ये प्राइमरी मेमोरी काम है। ये प्राइमरी मेमोरी गायब हो जाएगा तब उस केस में पानी सामने रहेगा, पी नहीं पाइएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन आपका पानी पीना है, ये जहां जनरेट हो रहा है, ये आपका हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि हाथ को आगे बढ़ाने के लिए वो प्राइमरी मेमोरी का इनिशिएशन चाहिए। तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी बहुत कॉस्टली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बचा के रखना है, उसको ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आपका सिस्टम में ओवरलोडेड हो जाता है तो हैंग करने लगता है, तो यू ऑल्सो बिकम इन दैट, यू ऑल्सो मूव टू दैट सिचुएशन, ठीक है ना, उस पोजीशन पर जा सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, हिसाब किताब से पढ़ाई करना है, ज्यादा वर्कलोड नहीं देना है दिमाग में। ओवरलोड हो जाइएगा मतलब कि ये भी कर ले, बैंकिंग भी कर ले, बीसीए भी कर ले, यूपीएससी भी कर ले, ये क्या है, ये ओवरलोडिंग हो गया। हाँ, कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्टिकुलर फैक्टर। अभी राइट नाउ जो आपका चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी कुछ लोग क्या है, वो मल्टी टैलेंट के चक्कर में अपने रैम को खो देते हैं, और जब रैम लॉस हो जाएगा तो दिक्कत है। इसलिए रैम को हम लोग म्यूचुअल एग्जांपल में नहीं रख सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ द सेकंड कंडीशन इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट एज पर द नेम इज कंसर्न। होल्ड मतलब कि
अब जो होल्ड करना और वेट करना मतलब कि उस जब तक आपको मिले नहीं तब तक उसके लिए इंतजार करना। तो ये तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जब होगा तो ऐसा होना है, तय है कि अगर आपका कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो वो प्रोसेस उसको होल्ड किए हुए है, तो आपको जब तक कोई होल्ड किए हुए तो आपको वेट करना होगा। जैसे ही वो रिलीज करेगा तब आप उसको होल्ड करेंगे। तो ये होल्डिंग एंड वेटिंग प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। तो इन दिस आल्सो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्रोसेस। इसके केस के लिए भी एटलीस्ट एक प्रोसेस का होना जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस होगा तभी तो किसी रिसोर्स को होल्ड करेगा, और जब किसी रिसोर्स को होल्ड करेगा तभी आप उस रिसोर्स के लिए आप वेट करेंगे। तो एटलीस्ट आपके सिस्टम में एक प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस होने के लिए आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम ऑफ मोड में है। वेक्टर टर्न ऑफ हो रहा है ये है? अच्छा, आप लोग कैसे देख रहे थे? यहाँ भी डेडलॉक हो रहा है। समझ रहे हैं कि हम कनेक्ट कर दिए हैं। आप एक बार बोलना चाहिए ना। अब ऑन हो रहा है, कर दीजिए, एक बार फिर से कर दीजिए। नहीं तो ले लेना चाहिए। देखिए अब यहाँ यही प्रॉब्लम है, डेडलॉक का एग्जांपल यही हो गया। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर सीइंग थ्रू प्रोजेक्टर एंड प्रोजेक्टर इज डिस्कनेक्टेड। So once projector is disconnected, that means no resources or no process is allocated over there. फिर से ऑफ ऑन करिए, ऑफ करिए। अब वहां से ऑन करिए। इसका मतलब है होल्ड एंड वेट का मतलब है कि जब भी होल्ड एंड वेट कब होगा, जब एटलीस्ट एक प्रोसेस आपके सिस्टम में रन कर रहा हो। क्योंकि जब प्रोसेस रन करेगा तो सपोज करिए एक प्रोसेस रन कर रहा है तो आपके सीपीयू को एलोकेट होगा। जब सीपीयू को एलोकेट होगा तो सीपीयू को अदर प्रोसेस को एलोकेट नहीं होने देगा। लेकिन अगर कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, प्रोसेस कब नहीं होगा, जब आपका सीपीयू आइडल स्टेट में है या तो सिस्टम ऑफ है। तो सिस्टम ऑफ मोड में आप ये सोचेंगे नहीं कि वहां पर कोई प्रोसेस रन कर रहा होगा या कोई रिसोर्स यूटिलाइज हो रहा होगा। तो इन दिस केस, इन होल्ड एंड वेट, we can take that in this particular condition, and hold and wait condition exists only when at least one process is there, because if there is one process, it utilizes some resources and further that resource may be required or requested by some other process. तो hold and wait scenario भी तभी बनेगा जब एक भी process आपका होगा। तो here we mention by this condition there must exist a process which holds some resources and waits for another resource held by some other process। तो होल्ड एंड वेट का कंडीशन आपका एराइज तभी होगा जब कोई एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा होगा और उसी रिसोर्स का यूज किसी दूसरे प्रोसेस को भी करना है। सिंपल इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी प्रोग्राम को रिक्वेस्ट किए, उस प्रोग्राम के लिए पीसीबी जनरेट हुआ, पीसीबी जनरेट होने के बाद प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद आपका वो प्रोसेस सीपीयू एलोकेट होगा बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, and once the process allocated inside the CPU, then that process avails certain resources which is also needed for by the particular other processes. So other processes allocate inside the CPU, then only avail that resource. And how the other process allocate inside the CPU? Once the previous process release that resources. release कब करेगा? जब उसका काम पूरा हो जाएगा।
जब काम पूरा हो जाएगा, सीपीयू से बाहर जाएगा, दूसरा प्रोसेस आएगा, तब उस रिसोर्स को अवेल करेगा। तो ये आपका होल्ड एंड वेट सिनेरियो कंडीशंस है। तो इसके लिए एटलीस्ट आपका सीपीयू में एक प्रोसेस को जाना होगा। अगर क्या, हाँ एक ही प्रोसेस होगा, यहाँ एक ही प्रोसेस का मतलब है कम से कम देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस जब जाएगा तभी दूसरा प्रोसेस उसके लिए वेट करेगा। जैसे आप सिंपल समझिए, हाँ ऐसा हो सकता है आपका एक क्लास चल रहा है और दूसरा क्लास इनिशिएट होने वाला है, और वो इनिशिएशन तब तक नहीं हो रहा है जब तक कि प्रीवियस आपका एलोकेशन फ्री नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ सेशन आउट नहीं करेंगे, हम मीटिंग ओवर करेंगे, तब दूसरा मीटिंग इनिशिएट होगा। या ऐसा हो सकता है दूसरा मीटिंग इनिशिएट हो जाए, लेकिन क्योंकि दूसरा चैनल से होगा तो दूसरा मीटिंग इनिशिएट हो जाए, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो दोनों मीटिंग कॉन्करेंटली जो है इफेक्टिव मैनर में नहीं जा रहा है। तो हाँ, तो ये लेकिन यहाँ पर हाँ ये नहीं होगा। तो उस केस में एटलीस्ट एक प्रोसेस, एक से अधिक प्रोसेस होगा, तो आपका अब एक ही प्रोसेस होगा तब तो कोई वेट ही नहीं कर रहा है, तब तो कोई होल्ड एंड वेट का कंडीशन ही नहीं है। लेकिन नियम जो है रेगुलर मोड में आपका एक ही प्रोसेस होगा नहीं, जब आप सिस्टम ऑन करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपका होगा, यानी कि केवल आपका इंटरेक्टिव प्रोसेस ही नहीं रन करता है, कुछ बैच प्रोसेस होता है, कुछ सिस्टम प्रोसेस होता है, तो ये सारे प्रोसेस में कोई ना कोई प्रोसेस तो रन होगा ही। नाउ द थर्ड कंडीशन इज नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन, प्रीम्पशन का मतलब आप जानते हैं कि रिसोर्स को बीच में रिलीज करना। यहाँ पर रिसोर्स और प्रोसेस के बीच का कोई भी है कम्युनिकेशन, तो प्रीम्पशन का सवाल नहीं है। सीपीयू शेड्यूलिंग में हम लोग प्रीम्प्टिव कर देते थे, प्रोसेस को रोक देते थे, लेकिन अगर हम रिसोर्स एक बार किसी को एलोकेट कर दिए किसी प्रोसेस को, तो वो रिसोर्स जब तक वो प्रोसेस अपना काम पूरा नहीं करेगा तब तक वो रिलीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि रिसोर्स को कलेक्ट करना, यूटिलाइज करना और फिर रिलीज करना, ये 3 स्टेप है। तो ये हर प्रोसेस ये तीनों काम करता है। पहले रिसोर्स कलेक्ट करता है, फिर उसको यूटिलाइज करता है, और जब यूटिलाइजेशन कंप्लीट होता है तब उसको रिलीज करता है। तो ये रिलीज होने का वेट करना पड़ता है दूसरे प्रोसेस को। तो ये नो प्रीम्पशन का मतलब हुआ कि इस 3 स्टेप्स में बीच में किसी प्रोसेस को हम रिसोर्स प्रिम्प्ट करके दूसरे रिसोर्स को, दूसरे प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक डेडलॉक का कंडीशन होगा। तो अंडर नो प्रीम्पशन, तो यू कैन रेट अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, एक बार जब रिसोर्स किसी को दे दिए तो उससे आप उसको जो है वेव नहीं कर सकते हैं। तो वंस द रिसोर्स is resource has been allocated to the process, it cannot be preempted। यानी एक बार कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को एलोकेट कर दिया गया, या किसी रिसोर्स को किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया गया, तो इन बिटवीन उस रिसोर्स को जो है प्रोसेस को प्रिम्प्ट करके उस रिसोर्स को दूसरे को एलोकेट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि नो फोर्सफुल इवेंट अकर टू रिलीज द रिसोर्स इन बिटवीन एग्जीक्यूशन। इसी तरह से कोई फोर्सफुल या एक्सटर्नल स्टिमुली लगाकर आप रिसोर्स को प्रिम्प्ट करके दूसरे को नहीं एलोकेट कर सकते हैं। दैट इज द कंडीशन फॉर नो प्रिम्पशन। तो प्रोसेस जब तक रिलीज नहीं करता, द प्रोसेस मस्ट रिलीज द रिसोर्स बाय इटसेल्फ, नॉट बाय एनी इवेंट। तो रिसोर्सेस आर रिलीज्ड by the process itself, then only the another process get chance to avail that resource।
तो नो प्रीएम्पशन का मतलब यही है कि once the resource is allocated to the particular process, then that process utilize complete operation through that resource, and then after release that resource by itself, not any other allocation, यानी कि not any other command, यानी कि जब आपका प्रोसेस आपका जब एलोकेट कर लेगा कोई रिसोर्स को, तो वो किसी दूसरे कमांड के बेसिस पर आपका रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा, वो रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज करेगा और उसका रिलीज भी करने का उसी के पास ऑथेंटिकेशन होगा, यानी उसको रिलीज भी वो खुद से करेगा। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, जब आप देखेंगे तो ऑल आर इंटर रिलेटेड। होल्ड एंड वेट तभी होगा जब एक प्रोसेस होगा, दूसरा प्रोसेस वेट करेगा। नो प्रीएम्पशन तभी होगा जब एक प्रोसेस जाएगा, दूसरा प्रोसेस उसके लिए वेट करेगा। अगेन ये होल्ड एंड वेट है। इससे से रिलेटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, जब एक प्रोसेस जा रहा है दूसरा, यानी ऑल द 4 पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन बात करेंगे तो वहां होल्ड एंड वेट हो रहा है। अगर हाँ बोलिए बोलिए रोहित कुमार। बाय मिस्टेक हो गया सर। नहीं नहीं, कभी बोल भी सकते हो, बाय मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ऑनलाइन में तो सब खाली कनेक्ट होकर बैठे रहते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक चलिए आप रेस तो किए कभी कभी बाय मिस्टेक ही सही, ठीक है। रिक्वेस्ट असाइन मतलब असाइन तो हुआ, रिसोर्स इज अवेलेबल, बट हियर आल्सो द सिंगल रिसोर्स, अभी रिसोर्स आपको मल्टीपल कर दिया गया है। यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम 3 एंड्स, ठीक है ना। तो सर्कुलर वेट में भी अभी जैसे हम लोग देखे कि P1 P2 के लिए, P1 R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 P1 यूज कर रहा है, यानी कि सर्कुलर वेट हो रहा है। यानी कि R2 जब P1 रिलीज करेगा तो R2 जो रिक्वेस्ट किया है उसको असाइन कर दिया जाएगा P1 को। P1 जब R1 को आपका रिलीज करेगा तो P2 को वो असाइन हो जाएगा, यानी कि एक सर्कुलर वेट। अब इसके लिए एग्जांपल हम लोग देते हैं ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम। हाँ, कहीं भी चौराहा पर या कोई भी पोजीशन में देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल रहता है, वहां पर भी सर्कुलर वेट रहता है। सर्कुलर वेट एक क्वांटम सेट कर दिया जाता है। अभी देखिए एन कॉलेज के वहां जाइए, यानी हर जगह में ट्रैफिक और लोड के बेसिस पर आपका क्वांटम चेंज होता है। आप देखें कहीं कहीं 15 सेकंड का होता है, कहीं 30 सेकंड का होता है, कहीं 45, कहीं 60 सेकंड। यस, नहीं, दैट इज द प्रोग्राम। वो आपका कंट्रोल हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग है वो सिग्नल के लिए, सिग्नल कंट्रोल सिस्टम। मींस यू आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट। आप भी बना सकते हैं प्रोग्राम। 15 सेकंड नहीं, वो जितना करेंगे उतना ही करेगा। आप 30 सेकंड किए रहेंगे डिले तो 30 सेकंड ही दिखाएगा। 30 सेकंड के बाद कॉन्टैक्ट स्विच होगा। नहीं, भीड़ नहीं है, वो आपको भीड़ के हिसाब से उसमें कोड किया रहता है। जैसे आप, हाँ, आपको लगता है कि इधर ज्यादा लोड नहीं है, 15 सेकंड में काम हो जाएगा, तो 15 सेकंड का उसको हॉल्ट देंगे। और इधर देखना बहुत ज्यादा रस है तो ऑटोमेटिक लेता है। ऑटोमेटिक डायरेक्शन सेट किया रहता है, लेफ्ट राइट मूवमेंट के हिसाब से, साउथ नॉर्थ वेस्ट उसके हिसाब से भी रहता है। तो लेफ्ट राइट जो भी मूवमेंट है उसके हिसाब से वो टाइम सेट रहता है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि वो अपने कॉन्टैक्ट स्विच कर लेता है। तो सर्कुलर वेट का वहां पर वो भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक समय के बाद, एक टाइम क्वांटा के बाद दूसरे प्रोसेस को चांस मिल जाएगा, हाँ, रिलीज। तो यहाँ पर नो प्रीएम्पशन जो है वो सर्कुलर वेट के केस में क्या है कि सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, जैसे चारों तरह का एरिया का व्हीकल वेट कर रहा है, लेकिन हर किसी को एक समय के बाद चांस मिलता है मूव करने का। तो ये सर्कुलर वेट का कंडीशन है। एक बार जब कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगा फिर चौथा नंबर वाले को टाइम मिलेगा। तो वहां पर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल में वो एग्जांपल आप ले सकते हैं। वो रियल टाइम है, रियल टाइम में आपका जो है वो कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। जिस समय आपका जो वहां पर व्हीकल आ रहा है उसका टाइम जोन क्रिएट हो रहा है, वो टाइम क्वांटम के हिसाब से वहां वेट कर रहा है। फिर जैसे उसका टाइम क्वांटम ओवर हुआ, उसका चैनल इनिशिएट किया, दूसरे को चांस मिलना शुरू हुआ। तो ये सर्कुलर वेट के केस में है। तो अंडर दिस कंडीशन all the processes must wait for the
resource in a cyclic. Why I discuss traffic control system, कि जब ये पॉइंट आप लिखिएगा, चाहे जब एक्सप्लेन करिएगा, अभी जो लिख रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज जस्ट फॉर गाइडेंस। तो जो भी हम यहाँ पॉइंट लिख रहे हैं, इसको आप सेल्फ पॉइंट भी जनरेट कर सकते हैं। ओनली कंसीडर द एग्जांपल ऑफ दैट कंट्रोल सिस्टम। तो सर्कुलर वेट में वहां क्या हो रहा है, तो वहां वही हो रहा है कि सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम क्वांटम के बेसिस पर हर को चांस मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक डेडलॉक को अवॉइड करने का कंडीशंस है। तो ये कंडीशन जैसे सर्कुलर वेट हुआ, होल्ड एंड वेट हुआ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हुआ, नो प्रिम्पशन, these are the condition used for avoiding deadlock, ठीक है ना। तो these are the certain condition for deadlock। अगर ये चीज को अवॉइड नहीं किया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा, तो डेडलॉक होने का संभावना बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर दो प्रोसेस बोलेगे हम दोनों अभी करेंगे, फाइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों क्यू को लिया जाता है, बोला जाता है मेंटेन क्यू। अब सिंगल विंडो एक्सेशन है, वो रिसोर्स है, विंडो है, आपका खिड़की है, यू हैव टू परचेस टिकट, रेलवे रिजर्वेशन टिकट। अब ये सिंगल विंडो है, अब सिंगल विंडो में अगर हाँ लेडीज जेंट्स तो बात की बात है, आप क्यू क्यों मेंटेन करते हैं, क्यू इसलिए मेंटेन करते हैं फीफो ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूशन हो। तो फीफो ऑर्डर में एक सर्टेन इंटरवल जो है फर्स्ट है और एक लास्ट है। तो फर्स्ट और लास्ट यानी आपका है लास्ट से इनिशिएट होगा, नया आपका एंट्री होगा, और फर्स्ट से आपका एग्जिट होगा। तो ये एक पॉइंट मिल जाता है एक्सेशन का कि किसको पहले सर्विस अवेलेबिलिटी होगा, पहले वाले को होगा या लास्ट वाले को होगा। अब बताइए क्यू में मेंटेन किया जाए, बोल दिया जाए कि स्टैक मैनर में एग्जीक्यूशन होगा, डेडलॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैक क्या है, लिफो मैनर पर काम करता है। तो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में इन किया है वो पहले आउट होगा, ये बोल दिया जाए, तो पहला वाला लास्ट बनने का कोशिश करेगा, और जब पहला वाला लास्ट बनने की कोशिश करेगा तो वो सर्कुलर हो जाएगा। और सर्कुलर वेट क्या, सर्कुलर ट्रायंगल हो जाएगा, वो सर्कुलर एंगल हो जाएगा उसका। अब सर्कुलर मतलब कि गोल गोल घूमने लगे, कोई विंडो तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी आपका लेने से ये उल्टा पुल्टा हो गया। एक स्ट्रेटजी क्यों लिए तो काम सही हो रहा है, और जैसे ही उसको बोल दिया कि अब स्टैक मैनर में होगा, काम उल्टा हो गया, अब कोई काम नहीं हो रहा है, स्टेप वहां पर स्टॉप हो गया काम। तो योर वन डिसीजन क्रिएट डेडलॉक and one decision avoid deadlock. So decision for maintaining queue avoid deadlock, and decision for create मतलब generating deadlock is the decision you are taking for accession of the window in stack manner. Last moment you are changing the particular condition change कर दिया last moment में, क्यों नहीं अब stack manner में होगा। तब ये क्या हो गया, stack manner का मतलब है काम उल्टा हो गया। आप सब अब कोई नहीं विंडो तक पहुंचेगा, और जो विंडो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आराम से अपना इत्मीनान से अपना जॉब टाइम पूरा करेगा। 5 बजे का टाइम पूरा होगा, वो निकल जाएगा। कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, उसको काम फ्री हो गया, आइडल स्टेट में चला गया। तो ये है, तो ऑल द प्रोसेसेस मस्ट वेट फॉर द रिसोर्स इन ए साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर में आपका रिसोर्स वेट करेगा, वेयर the last process waits for resource held by the first process। ठीक है, अब ये जो अभी एग्जांपल लिए थे उसी हिसाब से अगर हम प्रोसेस का शेड्यूलिंग करें, रिसोर्स को हटा दें, तो सर्कुलर वेट में एक्चुअली क्या हो रहा है, ये साइक्लिक बनाने के लिए क्या है, अगर 4-5 प्रोसेस ले लीजिए आप, P1, P2, P3, P4, P5, ये 4-5 प्रोसेस ले लिए। अगर इसका डायरेक्शन देखें P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5 एंड देन P5, तो ये क्या है, दिस इज द सर्कुलर, यानी P1 के बाद P2, P2 के बाद P3। अब ये चीज हम लोग अगर चौराहा यानी कि ट्रैफिक सिग्नल को देख लीजिए, तो वहां पर आप इसका एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, ये अगर वन एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि एक साइड P1 होगा, एक साइड P2 होगा, एक साइड आपका P3 होगा, एक साइड आपका P4 होगा। P1 इसको P2 कर दीजिए, इसको P3। अब ये आपका 4 साइड है,
और ये सब पाथ है जिस पाथ से इसको गुजरना है। तो अब ये एक P1 को पैसेज मिलेगा तो ये 3 वेट करेगा। तो ये एक्चुअली आपका जो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल जहाँ चौराहा या कहीं पर होता है वहां पर भी यही है, P1 के बाद P2 को चांस मिलेगा, P2 के बाद P3 को चांस मिलेगा, P3 के बाद और P4 के बाद फिर P1 को चांस मिलेगा। यानी कि ये हर एक एरिया जो है वो सर्कुलरली वेट कर रहा है। रिसोर्स अवेल, रिसोर्स वहां क्या है, पाथ जिस पर आपका मूवमेंट हो रहा है। तो जो रास्ता है, रोड है, उस रोड को ये चारों एक साथ नहीं अवेल करेंगे। उस रोड को या तो P1 अवेल करेगा P1 साइड, या तो P2 अवेल करेगा, या P3 या P4। अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स आपका जो है वो एक सर्टेन टाइम क्वांटम फिक्स होगा। उस टाइम क्वांटम में अगर P1 अपने सारे ऑपरेशन को पूरा कर लेगा तो निकल जाएगा, फिर P2 को स्विच कर जाएगा वो, अगर कुछ बचा रहेगा तो वेट करेगा, फिर सर्कुलर वेट करेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत सारा प्रोसेस होगा, इस पाथ से गुजर रहा होगा। जैसे व्हीकल्स को अगर नंबर ऑफ प्रोसेस मान लिया जाए तो ये नंबर ऑफ P1 जो आपका जो पाथ है, इससे नंबर ऑफ प्रोसेसेस मूव कर सकता है। तो जितना प्रोसेस मूव किया वो आपका पर्टिकुलर कंप्लीशन हुआ, उसके बाद P2 को चांस मिलेगा, फिर P3 को। इस तरह से ये आपका सर्कुलर वेट करेगा। अब ये कंडीशंस जो है यहाँ पर आपका P1 P2 का वेट कर रहा है, P2 P3 का वेट कर रहा है, नहीं P1 जो है P2 जो है वो P1 का वेट कर रहा है कि P1 जब कंप्लीट होगा तो P2 को मिलेगा। फिर P3 आपका P2 का वेट कर रहा है, और P4 P3 का, और फिर P1 को जब चांस मिलेगा तो P4 का वेट करेगा वो। ये P4 रिलीज करेगा तब हमको चांस मिलेगा। अब ये जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सेटिंग पर डिपेंड करता है कि P1 से P4 से P2 फिर P1 आएंगे, या P1 से P2 से फिर P4 जाएंगे। यानी ये डायरेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। ये सेट या तो P1 से P2 जाए, या P1 से P4, P4 से P3, P3 से P2 और फिर P1। तो जिस डायरेक्शन में होगा उसके हिसाब से हमारा सर्कुलर वेट होगा। तो अब इसमें हर प्रोसेस कहीं ना कहीं कोई वेट कर रहा है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है। सर्कुलर वेट में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस उस प्रोसेस के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहा है। दूसरा जैसे है तो तीसरा उसके कंप्लीट होने का इंतजार कर रहा है, चौथा तीसरे का इंतजार कर रहा है, फिर पहला चौथे का इंतजार कर रहा है। तो होल्ड एंड वेट भी है यहाँ। अगर सर्कुलर वेट हो रहा है तो होल्ड एंड वेट भी है, नो प्रिम्पशन भी है। आपका प्रोसेस 1 के वो बीच में से नहीं, जितना समय है उसके लिए लॉट है, उतना समय के लिए वो अवेल करेगा रिसोर्स, उसके बाद ही दूसरे को चांस मिलेगा। तो आपका होल्ड एंड वेट भी हो रहा है, सर्कुलर वेट भी हो रहा है, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस जब उसको यूज कर रहा है दूसरा बाकी का प्रोसेस उसके लिए वेट कर रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो रहा है। इसका मतलब कि दीज ऑल 4 कंडीशंस आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग द डेडलॉक। So these are the conditions for handling deadlocks. You can also say these are the conditions for handling deadlock. So whenever you have to handle the deadlock, then you have to consider all these 4 conditions. ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे वेरियस डेडलॉक क्राइटेरिया। ठीक है ना, जिसमें डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अंडर विच यू आल्सो गो थ्रू द पर्टिकुलर बैंकर्स एल्गोरिथम। तो एक बार बैंकर्स एल्गोरिथम देख कर आइएगा जो डिस्कस किया गया है, आपको समझने में आसानी होगा।